नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। चौथे चरण के मतदान में भी दिखा बदलाव का संकेत। मुशहरी और बोछा पंचायत चुनाव में ज्यादातर नए चेहरे जीते। गायघाट में नामांकन करने आया शख्स गिरफ्तार। 30 अक्टूबर को निगम की विशेष बैठक बुलाने को लेकर 25 पार्षदों ने नगर आयुक्त को सौंपा आवेदन। और मनिहारी थाना क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। पंचायत चुनाव के चौथे चरण में भी गांव की सरकार में बदलाव के संकेत आ रहे हैं। जिले के मुशहरी और बोछा प्रखंडों की 2 पंचायतों से मुखिया पद के परिणाम आ गए हैं। दोनों जगहों से निवर्तमान मुखिया चुनाव हार गए हैं। जनता ने यहां नए चेहरे पर भरोसा जताया है। सुबह 8 बजे से मुशहरी की 26 पंचायतों के वोटों की गिनती कृषि उत्पादन बाजार समिति में बने मतगणना केंद्र में शुरू हुई। वहीं बोछा की 20 पंचायतों की मतगणना आरडीएस कॉलेज में हो रही है। दोनों प्रखंडों के 6 पदों की 1310 सीटों पर 5519 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतगणना के लिए पंचायतों का रोस्टर पहले से जारी कर दिया गया था। इसके अनुसार ही मतगणना हो रही है। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि मतगणना में विधि व्यवस्था नियंत्रित रखने के लिए मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। आरडीएस कॉलेज परिसर में 18 और बाजार समिति परिसर में 16 मजिस्ट्रेट तैनात हैं। दोनों केंद्रों पर नियंत्रण कक्ष चालू है। आरडीएस कॉलेज केंद्र नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में वरीय उप समाहर्ता शहला मुस्तफा हैं। वहीं बाजार समिति नियंत्रण कक्ष का वरीय प्रभार वरीय उप समाहर्ता प्रीति सिंह के जिम्मे है। अच्छा, धीरे धीरे जो है पंचायतों की संख्या बढ़ रही है, तो धीरे धीरे भीड़ कम होगा, है ना। निपटने के लिए कुछ उसके उपाय देखते हैं क्या है, उपाय कराया जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था तो है हमारा चुस्त दुरुस्त, और बेहतर किया जाएगा इसको। और जो मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारी हम लोग प्रतिनियुक्त किए हैं, ठीक है, तो उन लोग का पास का जांच निरंतर हो रहा है। पास जांच करने के बाद ही अंदर एंट्री की जा रही है और पूरा शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग का चल रहा है। धन्यवाद। भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है सर, सभी सेंटरों में, यहाँ हो या बाजार समिति हो। हाँ, नहीं तो भीड़ तो चूँकि ऑटोमेटिक कुछ रहेगा, जैसे इतना प्रत्याशी की संख्या अधिक है, फिर उनका काउंटिंग एजेंट भी है, इसी चलते भीड़ है। लेकिन भीड़ जो है कि अप्रत्याशित नहीं है, वह स्वाभाविक है। और मजिस्ट्रेट हम लोग को प्रतिनियुक्त हैं, जांच करने के बाद ही एंट्री किया जा रहा है। और अंदर मतगणना हॉल के अंदर या जो मेन प्रीमाइसेज है उसके अंदर भी पूरी शांतिपूर्ण स्थिति है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड में 8वें चरण के चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। गुरुवार को वार्ड सदस्य पद के लिए नामांकन करने आए गोल्डन राय को गायघाट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में गायघाट थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने बताया कि गोल्डन राय पर कोर्ट से वारंट निर्गत है। एक पुराने मामले में वह फरार चल रहा था। शुक्रवार को वार्ड सदस्य पद पर नामांकन करने पहुंचे गोल्डन राय को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी मिली थी, वार्ड में नॉमिनेशन करने आए थे। जानकारी के आलोक में भेजा गया पुलिसकर्मी को, तो वहां पाए गए। उनका नाम था गोल्डन राय, पिता राम इकबाल राय है। माननीय न्यायालय से पूर्व में इनके विरुद्ध वारंट निर्गत। महापौर सुरेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए नगर निगम बोर्ड की विशेष बैठक 30 अक्टूबर को हो सकती है। अगर महापौर सुरेश कुमार द्वारा किसी प्रकार का कानूनी अड़चन नहीं लगाया जाता है, तब महापौर द्वारा बैठक नहीं बुलाए जाने के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षदों ने बैठक बुलाने के लिए शुक्रवार को नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय को पत्र सौंपा। पार्षदों का पत्र मिलने के बाद नगर आयुक्त उनके द्वारा तय तिथि को बैठक में शामिल होने के लिए पत्र जारी करेंगे। इस बार किसी प्रकार की गलती नहीं हो, पार्षदों ने इसका पूरा ख्याल रखा है।
नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय के विशेष आग्रह पर बैठक की तिथि इस प्रकार रखी गई है कि सभी पार्षदों को 72 घंटे पूर्व इसकी सूचना मिल जाए। बैठक बुलाने के लिए नगर आयुक्त भी सभी कानूनी पहलू पर ध्यान देते हुए इसकी तैयारी में लगे हैं। आपको बता दें कि 5 पार्षदों को 72 घंटे पूर्व बैठक की सूचना नहीं मिलने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने 24 जुलाई को हुई अविश्वास प्रस्ताव की बैठक को अवैध घोषित कर दिया था और बैठक में विश्वास मत हार चुके सुरेश कुमार को नगर विकास विभाग ने फिर से महापौर बहाल कर दिया था। महापौर सुरेश कुमार अविश्वास प्रस्ताव की सूचना नहीं मिलने का हवाला देकर पार्षदों द्वारा बुलाई गई बैठक को अवैध करार दे सकते हैं, लेकिन पार्षदों ने इसकी काट में कानूनी दस्तावेज रख सकते हैं। पार्षदों ने 11 अक्टूबर को महापौर के कार्यालय कर्मी को प्रस्ताव की कॉपी दी थी। कार्यालय कक्ष के दरवाजे पर प्रस्ताव की कॉपी चस्पा किया था। निबंधित डाक एवं ईमेल पर भी महापौर को प्रस्ताव की कॉपी भेजी थी। बैठक बुलाने के दाव पेच के साथ साथ महापौर समर्थक एवं विरोधी खेमे अपने संख्या बल को मजबूत करने में अभी भी लगे हुए हैं। महापौर विरोधी खेमा का नेतृत्व कर रहे पार्षदों ने कहा कि बैठक बुलाने के लिए तिथि का निर्धारण कर सभी पार्षदों का हस्ताक्षर युक्त पत्र तैयार कर लिया गया है। इसे शुक्रवार को नगर आयुक्त को सौंपा गया है। आवेदन दिए थे, हम लोग पिछले बार भी दिए हैं और आज हम लोग दिए हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आए उन पे उसका तारीख निर्धारित किया गया है हम लोग के सभी पार्षदों के द्वारा कि अविश्वास प्रस्ताव 30 तारीख को लाया जाए, जिस बैठक हो उसके लिए। जैसे हम लोग उसमें थोड़ा समय ज़्यादा दिए हैं कि पिछली बार जो भूल हुई थी या जो भी टेक्निकल जो दिक्कत आई थी कि 72 घंटा पहले नोटिस नहीं मिल सकता है, माने मिला पार्षद को, जिसके कारण बैठक को फिर से करने की नौबत आई सरकार के आदेश पर। तो आज हम लोग 30 तारीख का डेट दिए हैं महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बैठक, विशेष बैठक बुलाने के लिए नगर आयुक्त को हम लोग रिसीव करवा दिए हैं। 1 सप्ताह से अधिक समय इसलिए दिया गया है कि सभी को ससमय नोटिस मिल जाए और जो भी समस्या थी उसको दर्शाते हुए कि हम लोग पहले भी अविश्वास लाए थे, वही मुद्दा फिर अभी है और वो अपना विश्वास खो चुके हैं। 48 अभी वर्तमान पार्षद में 31 पार्षद उनके खिलाफ वोटिंग किए थे, जो आज भी 25 पार्षद के हस्ताक्षर युक्त आवेदन हम लोग नगर आयुक्त को दिए हैं 30 तारीख को बैठक बुलाने के लिए। अभी हमारे माननीय वार्ड पार्षद हम लोग के बड़े भाई गार्जियन राजीव कुमार पंकु जी चले गए थे तारापीठ, रात में लौटे हैं। इन्हीं के नहीं रहने के कारण जो है थोड़ा विलम्ब हुई और आज नगर आयुक्त जी के आग्रह पर भी जो डेट बढ़ा दिया गया कि हम लोग डाक वगैरह दे भेजने और माननीय पार्षद लोग को सूचना देने में सहूलियत हो, इसलिए जो है 29 से 30 कर दिया गया है। और हम तमाम वार्ड पार्षद एकजुट हैं और इस बार महापौर को पिछली बार भी हम लोगों ने हटाया था और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए इस बार भी हम लोग जो है उन्हें जो 30 तारीख को 1 बजे तक जो है उसको महापौर से हम लोग उतार देंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। नगर विधायक की अपील को भी खारिज कर रहे हैं आप लोग? नहीं, नगर विधायक की अपील वो किए थे, वो उनकी राजनीति है, वो अपना उनका एक अपना दायरा है, वो शहर में अपनी राजनीति, हम लोग को भी अपनी राजनीति जिंदा रखना है। हम लोगों ने सोचा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को बना, अगर उनमें नैतिकता रहती तो वो पदभार ग्रहण करने की बात जो करते हैं और वो रेगुलर बोल रहे हैं अपने आप को मैं मेयर हूँ और कहते हैं पदभार ग्रहण नहीं किया है। उनमें नैतिकता होती तो स्वतः इस्तीफा दे देते, फजीयत से बचना था उनको तो, लेकिन वो तो खुद जो है फजीयत चाह रहे हैं। इसलिए जो है वैसे लोगों को बने रहना मुजफ्फरपुर के लिए दुर्भाग्य होगा। डेवलपमेंट साफ जो है मर चुका है इसी खींचातानी में और अगले व्यक्ति के कारण ही, खींचातानी के कारण जो है परेशानियां उत्पन्न हो रही है। खींचातानी में विकास भी तो बाधित है, बहुत विकास बाधित हुई है, लेकिन फिर भी जो है अभी एस्टीमेट बन रहा है, जेई लोग बना रहे हैं। माननीय पार्षद 2-4 पार्षद के यहाँ कल भी गए थे, आज भी लोग गए हैं 2-4 पार्षद के यहाँ। एस्टीमेट बन रहा है, साथ ही से योजना का बन रहा है और दो योजना और एक जो है 15 लाख रुपए का निगम मद की राशि से प्रत्येक वार्ड में काम हो रहा है। अभी भी माननीय नगर आयुक्त से बातचीत हुई है, उन्हें कहा कि मैंने तो आदेश दे दिया है, तुरंत जो है प्राकलन जो है बनाने में जो है जोर शोर से लगे हुए हैं हमारे जेई लोग, एसडीओ लोग। कोई डेवलपमेंट प्रॉब्लम नहीं होगा। चुनाव से पहले हम लोग का दिसंबर तक हम लोग के वार्ड में
जो रोड नाला का जाल बिछ जाएगा। तमाम हम पार्षद हमारे जो है जितने वर्तमान में है वो पुनः लौट कर आवेंगे। जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर मुबारक गांव में 22 वर्षीय नवविवाहिता की संदेहास्पद मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आसपास के स्थानीय लोगों की मौके पर भारी भीड़ जुट गई। वहीं बताया जा रहा है कि मृतका का पति घर छोड़कर फरार हो गया है। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतका 22 वर्षीय नाजनी खातून है। इधर मामले में मृतका की बहन ने बताया कि करीब 4 माह पूर्व इलाके के मोहम्मद परवेज से बहन की शादी हुई थी। दहेज में आरोपी और उसके घर वालों ने 1.5 लाख रुपए की मांग की थी। साथ ही एक सोने की चेन और अंगूठी मांगी थी। इसके एवज में उसे 1 लाख नकदी दिया गया था। शादी के बाद 50,000 रुपए सोने की चेन और अंगूठी की मांग करने लगा। नहीं देने पर बहन के साथ मारपीट करता था। इस पर बहन ने कहा कि धीरे धीरे पैसे, चेन और अंगूठी मिल जाएगी, लेकिन दहेज के लालच में पति और अन्य लोगों ने मिलकर बहन की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर मृतका की बहन और मायके वाले मौके पर पहुंचे। पुत्री को मृत अवस्था में देखकर फूट फूट कर रोने लगे। इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतका के परिजनों का बयान दर्ज कराने की कवायद में जुट गई है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। घटना हुआ है कि नकदी तनका कम था, 1 लाख नकदी, 1.5 लाख मांगल था, तो 1 लाख नकदी हम लोग दिए हैं, 50,000 और मांग रहा है, या सोना की चैन मांग रहा है, वही नहीं दिए हैं ना हम लोग, इसीलिए अंगूठी यही सब नहीं दिए हैं, तो इससे मांगा है, तो ये बोला है कि मंगाएंगे धीरे धीरे, बस वही वजह से मार दिया है। कैसे मारा है? कैसे मारा है? गला दबा के मारा है। हुआ है दहेज के लिए मार दिया है। कौन मारा है? टॉर्चर करके उसी का घर का आदमी मारा है, सास ससुर मारा है। क्या नाम है उन लोगों का? लड़का का? हाँ, लड़का का क्या नाम है? परवेज नाम है, मोहम्मद परवेज। उसके अब्बा का? मुराद। कहाँ घर है? कहाँ घर है उसका? मोहम्मदपुर मुबारक। मतलब दोनों आदमी का घर आसे पास है? आसे पास में है। तो क्या हुआ था? घटना क्या हुआ था? घटना हुआ था कि गला दबा के मार दिया है। जिले के औराई थाना क्षेत्र के बागमती नदी की दक्षिणी उपधारा में मधुबन प्रताप घाट पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब पशु चारा लेकर लौट रही नाव पलट गई। घटना के बाद हड़कंप मच गया। बताया गया कि अधिक लोगों की संख्या और चारा की वजह से नाव धंसने लगी, जहां चचरी पुल में जाकर फंस गई। लोग चचरी पुल का बांस पकड़कर पानी में कूदने लगे, जिस कारण निर्माणाधीन चचरी पुल में फंसकर नाव डूब गई। नाव डूबने की खबर सुन स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। इसके बाद लोगों को निकाला गया। बताया जा रहा है कि नाव पर 30 लोग सवार थे। वहीं सभी हरा पशु चारा लेकर बागमती परियोजना दक्षिणी बांध की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान यह घटना हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। कोई हताहत नहीं है, स्थिति नियंत्रण ठीक है। नैया पर आदमी के रोकल चढ़ेला कि नैया पे इतना न चढ़ा नैया रही डूमत रही है, आदमी बोझा पर बोझा अपने में गाड़ी घोष सब करते रही है। ओकरा गाड़ी उधर है, गाड़ी उधर रही है। नैया खोल दिल्क है, नैया खोल के नैया कब एक बैठ गई है। बैठला के बाद नैया पुल में सटल है। पुल में जब सटल है, पुल तक आदमी लटक गई है। बाकी आदमी सब बांध थक डूबे लग रही है। 60-65 आदमी सारा दोनों साइड से आदमी दौड़ के नैया से जहाँ तक भरे सबके निकाल कर ऊपर घास के बोरा धारा आदमी नैया ऊपर आदमी लोग सारे एको न भरे अभी तक आदमी सब सुरक्षित बचा है। कितना आदमी नाव पर था? 65 आदमी जी, 65 आदमी। एक नाव पर 65 आदमी था। 65 आदमी। कितना लोग बाहर निकल गए अभी तक? 100 आदमी बाहर निकल गए। यहाँ के किसान लोग नदी के उस पार बागमती नदी के उत्तर दिशा में घास लाने के लिए गए थे और घास को नाव पर रखने के क्रम में नाव पलट गई, लेकिन सभी लोग सुरक्षित रहे और कहीं कोई कैजुअल्टी नहीं हुई और सब कोई हताहत नहीं है। सब बिहार विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, शैक्षणिक अराजकता और पैठ धांधली के मुद्दों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को 33वें दिन कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर हनुमान प्रसाद के
आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयोजक केशवी नंदन का कहना है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर लगातार धरने पर बैठे हुए थे। कुलपति के साथ वार्ता और उनके आश्वासन के पश्चात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह अनिश्चितकालीन धरना समाप्त किया जाता है। वहीं कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर हनुमान प्रसाद का कहना है कि छात्रों के साथ लगातार बातचीत की जा रही थी, पर सहमति नहीं बन पा रही थी। आज की वार्ता पूर्णतः सफल है। छात्र संगठनों की जो भी मांगे थी उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उनके इस आश्वासन के बाद छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरना समाप्त कर दिया। ये विद्यार्थी परिषद का मांग सिर्फ पैट को लेकर नहीं था, एक भ्रम फैलाया गया कैंपस में। ये परिषद कार्यकर्ता सिर्फ पैट को लेकर जो है यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग सिर्फ पैट को लेकर नहीं बैठे थे। हम लोग का एक तालमेल चाहिए था कुलपति महोदय और छात्रों के बीच में। विद्यार्थी परिषद उसी को अभी ठीक की है। सर को भी विश्वास हुआ है कि नहीं, यहाँ के जो छात्र हैं अनुशासित हैं और डायरेक्ट अधिकारियों से बात करके अपना काम को सही ढंग से करना चाहते हैं। सर को भी विश्वास हुआ है, इसलिए हम सर का भी अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। दूसरा है कि आज 33वां दिन हम लोग का धरना चला, तो इसका हम लोग एक कैंपस में कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक भ्रम फैला रखे थे कि यहाँ का छात्र जो है न्यूसेंस क्रिएट करता है और उनको जो है अपनी बात रखने का नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ एबीवीपी जैसा संगठन है और अनुशासित छात्र भी हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, उनको सब लोग जानते हैं, उनको चिन्हित करके हम उनका समर्थन नहीं करते हैं, संगठन उसका समर्थन नहीं करती है। लेकिन जो यहाँ अनुशासित छात्र हैं उनका जब भी मांग आए अधिकारियों के पास तो हम उनसे आग्रह हमेशा करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं कि उनके सही मांग को एकदम गंभीरता से लिया जाए। विद्यार्थी परिषद हमेशा से मांगती रही है, आज भी उसी मांग को लेकर बैठे थे। तो सिर्फ पैट का मुद्दा नहीं था, साथ ही विभिन्न सारा मुद्दा था। यहाँ अराजक माहौल था, कैंपस में कई तरह के उथल पुथल थे। तो अभी धीरे धीरे 1 महीना में बहुत सारा विषय कुलपति महोदय के द्वारा वार्ता करने के बाद हम लोग ठीक किए हैं। आने वाले समय में जैसा कि सर आप लोग को भी बता रहे थे कि जिस तरीके से हम लोग को कहा जा रहा है, हर वो संकट, हर वो तकलीफ़ जो छात्रों पे आता है, हमको विश्वास है कि सर के नेतृत्व में और हम लोगों के साथ, संगठन के साथ रहते हुए हम लोग इसको ठीक करेंगे। नहीं, इसके पहले भी मैं आके मिल चुका हूँ, इससे पहले भी मिल चुका हूँ और इनके संगठन के नेता भी हैं। कई राउंड इनसे वार्ता भी हो गई है, लेकिन सहमति हमारी तरफ से तो पूरी सहमति हो गई थी, लेकिन अब इन लोगों को कहीं कन्फ्यूजन था या मिसकम्युनिकेशन था, जिससे कि इन लोगों को इतना कंटिन्यू करना पड़ेगा। अदरवाइज तो हम लोगों की वार्ता 3-4 दिन के भीतर ही हर मुद्दे पे बहुत सक्सेसफुली हो गई थी। आज की वार्ता को क्या सफल मानते? अब ये तो ये संगठन बताएंगे, हम अपनी तरफ से तो सफल ही मानते हैं। क्यों भाई, आज की वार्ता सफल है ना? अब आप तो हमारा मांग सब मांग रहे हैं, तो एक बार हम लोग सब आपस में चर्चा करते हैं, लोगों को पता है। तो धरना समाप्त हो गया। हाँ, अब के कहने के अनुसार तो धरना समाप्त हो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग परिसर में शनिवार को स्थापित हो रही राष्ट्र कवि और पूर्व विभागाध्यक्ष रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा का अनावरण विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे के द्वारा किया जाएगा। साथ ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय एवं दिनकर समिति मंच के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारी को लेकर विश्वविद्यालय हिंदी विभागाध्यक्ष सतीश कुमार राय ने मंच के अध्यक्ष प्रोफेसर विवेकानंद शुक्ला, आयोजक डॉक्टर सजीव कल्याण कुमार झा, संजीव रंजन के साथ कार्यक्रम के सफल आयोजक को लेकर शुक्रवार को बैठक की। आज की बैठक का मुख्य मुद्दा यह था कि जो हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की कितनी तैयारी हुई है और क्या प्रगति हुई है। कल हमारा मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है। मूर्ति अनावरण की तैयारी लगभग पूरी हो गई है, सारे कार्य पूरे कर लिए गए हैं। कल 2 बजे मूर्ति का अनावरण होगा कुलपति महोदय द्वारा और विशिष्ट अतिथि के रूप में तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त होंगे। मंच पर हमारे दिनकर स्मृति मंच के अध्यक्ष
प्रोफेसर विवेकानंद शुक्ला जी होंगे। मैं स्वागत भाषण करूंगा। विवेका बाबू मंच के अध्यक्ष के रूप में अपने उद्गार व्यक्त करेंगे और उस कार्यक्रम का संचालन करेंगे आयोजन सचिव कल्याण कुमार झा जी। 24 तारीख को 10 बजे हमारी राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन होगा और उद्घाटन करेंगे शोध के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाने वाले हमारे पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह जी। उस सत्र में मुख्य वक्ता हैं दिनकर रचनावली के संपादक और पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर तरुण कुमार जी। उसमें विचार व्यक्त करेंगे। अभी दिनकर एक पुनर्विचार पुस्तक आई है, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं डॉक्टर निर्मलेंदु वे और वक्ता लोग होंगे। यह संगोष्ठी चलेगी। इसमें 3 शैक्षिक सत्र होंगे, एक उद्घाटन सत्र होगा, एक समापन सत्र होगा और बिहार के बाहर के विश्वविद्यालयों के मानक प्रोफेसर लोग इसमें वक्ता के रूप। शुक्रवार को एलएस कॉलेज के सभागार में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह का आयोजन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सेवा समिति के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर एवं एलएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस दौरान आगत अतिथियों ने श्री कृष्ण सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सेवा समिति के सदस्य डॉक्टर संजय पंकज ने बताया कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की आज जयंती समारोह मनाई जा रही है, जिसमें उनके विचारों को लेकर चर्चा परिचर्चा की जाएगी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती का आयोजन है और यह आयोजन डॉक्टर अशोक शर्मा जी की अध्यक्षता में है, जिसमें विशिष्ट वक्ता, मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि कई उपस्थित हैं। हम जानते हैं कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह न केवल एक राजनेता बल्कि एक अध्ययनशील और कानूनविद ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए संघर्ष भी किया था, अपनी जवानी को देश की आज़ादी के लिए अर्पित किया था और स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद बिहार का नवनिर्माण करने में जिस संकल्पनिष्ठ ढंग से उन्होंने कार्य शुरू किया, उसमें शीर्ष से लेकर जड़ तक अर्थात अंतिम आदमी तक के विकास का ध्यान उनकी चिंतन में रहा। राष्ट्र निर्माण में और बिहार के निर्माण में, चतुर्दिक विकास में जिन जिन दलों का उन्हें सहयोग मिलना चाहिए था, उन दलों से सहयोग लेने में उन्होंने कभी भी परहेज नहीं किया। एक ऐसे ही विराट व्यक्तित्व का स्मरण करते हुए हम अपने संस्कार, संस्कृति और विचार को परिमार्जित करने के लिए, उन्हें सुनने के लिए, उन्हें नमन अर्पित करने के लिए यहाँ एक स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी काकोड़ी कांड के महानायक अमर शहीद अशफाकुल्ला खान की 121वीं जयंती पर नागरिक मोर्चा, श्री नव युवक समिति ट्रस्ट एवं अखिल भारतीय आदित्य परिषद के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, अंजनी कुमार पाठक, सत्याकार उषा किरण श्रीवास्तव सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया कि उन क्रांतिकारियों का मुकाबला कर सके और वहीं पर उस खजाना को अपने अंडर में कर लिया इन क्रांतिकारियों ने कि स्वाधीनता संग्राम में जो खर्च होगा वो इसी पैसे से होगा जो फिरंगी सरकार हमारे देशवासियों की गाढ़ी कमाई को बाहर भेज रहा था। उस खजाने को ये लोग अपने कब्जे में कर लिया और वहाँ से निकल गए। आग की तरह यह समाचार फैला चारों तरफ और उन क्रांतिकारियों की खोजबीन होना शुरू हो गई, उनकी गिरफ्तारी हुई और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जेलों में शहीद अशफाकुल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहेरी, सबको उत्तर प्रदेश के विभिन्न जेलों में फांसी की सजा दी गई। आज नागरिक मोर्चा
अखिल भारतीय आदित्य परिषद श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में वतन के महान रखवाले भारत माता के सच्चे सपूत को आज हम लोग नमन कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से उन महान आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि इन सेनानियों का, इन अमर आत्माओं को जिन जेलों में इनकी फांसी हुई है, उन सभी जेल का नाम इन शहीदों के नाम पर की जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।